गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनोज चौधरी। आज कक्षा 12th की ये जो हमारी जो ऑनलाइन क्लास है बेटा, इसमें आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12th का चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है खेल और पोषण, को डिस्कस करेंगे, है ना। खेल और पोषण। देखो, पहली चीज़ हम ये समझेंगे पोषण है क्या, और इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आज हमने समझने हैं ना। और इस चैप्टर के जितने भी डिटेल के अंदर समझेंगे इस चैप्टर को। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर का जो एक एक जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर दूँ। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले बच्चों एक चीज़ बता देता हूँ बेटा। फिजिकल एजुकेशन ना ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जिसकी जो दी हुई जो नॉलेज है ना, इसकी जो नॉलेज है, इसके जो कंटेंट्स हैं, वो इतने बेनिफिशियल है हमारी लाइफ के लिए, इतने बेनिफिशियल है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिंदगी के हर स्टेप के ऊपर काम आने वाली नॉलेज मिलेगी आपको। मैं अपनी क्लास में कई दफ़ा बच्चों को बोलता भी हूँ कि भाई आप सबको भूल जाओगे पर लेकिन मुझे नहीं भूल पाओगे। एक बच्चे ने मुझसे पूछ लिया, सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप। मैं कहा बेटा, जो मेरे को नहीं याद रखोगे, आप मेरे दिए हुए ज्ञान को याद रखोगे। जिस दिन आप उस मेरे दिए हुए ज्ञान का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करोगे, उस दिन मैं ज़रूर याद आऊँगा। ये बात भी पक्की बात है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप मुझे नहीं भूल पाओगे, क्योंकि जो फिजिकल एजुकेशन के जो टॉपिक्स हैं वो इतने यूज़फुल हैं कि जो हमारी जो डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आज का भी जो टॉपिक है वो ऐसा ही है। तो इसको एक बार अच्छे से हम ना समझेंगे। आज इसके अंदर क्या क्या हमने करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। शुरुआत करते हैं बेटा इसकी। बच्चों, जो भी मैं समझाऊँ उसे बड़े ध्यान से सुनना और समझना, और अच्छे से जब आप समझ जाओगे तो लिख भी पाओगे। ये बात भी पक्की है, लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चीज़ों को आसान करके समझना, आसान करके ही लिखना। तो सब शुरुआत करते हैं बेटा इसकी। इससे तो आप परिचित हो अच्छे से, है ना। थाली जो आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर देखो कितनी सारी डिशेस रखी हुई हैं। दही है, सैलेड्स है, चावल हैं, दाल है, मिक्स वेज है ना, ऐसे चपाती हैं। ये अलग अलग चीज़ें हमें रखी हुई नज़र आ रही हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ये जो खाना है हम किस लिए खाते हैं बेटा। हम खाना किस लिए खाते हैं? उसका जवाब सीधा सा है कि खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, और उस ऊर्जा से हम अपनी जो डेली रूटीन की जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो लाइफ की, उनको अच्छे से संपन्न कर सके। अगर खाना नहीं खाएंगे तो ऊर्जा नहीं मिलेगी, ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम अपनी डेली रूटीन की जो हमारी जो लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हम उन्हें अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ और बता दो इससे पहले कि शुरू करें, ये जो खाना खाने से जो हमें ऊर्जा मिलती है, इसको हम नापते किस में? आप बाजार में दूध लेने के लिए जाएंगे तो लीटर्स में नापता है, कपड़ा लेने के लिए जाएंगे तो मीटर के अंदर नापेगा। हर चीज़ के नापने के अलग अलग यूनिट है। ऐसे ही ये जो ऊर्जा है, इसको नापने की जो यूनिट है उसे बोलते हैं किलो कैलोरीज, पर हम उसे जनरली कैलोरीज ही लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँ कि इस खाना खाने से हमें कैलोरीज मिलती हैं, ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा कैलोरी में नापते हैं हम, है ना। तो अलग अलग खाने से, हो सकता है राइस खाने से ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं, हो सकता है सैलड्स खाने से कम मिलती हैं, हो सकता है दाल खाने से कुछ और तरह की कैलोरीज की जो संख्या वो डिफर हो जाए, है ना। तो ये तो एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि खाना खाने से मिलेगी ऊर्जा, ये कन्फर्म है। खाना खाएंगे हम तो खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलेगी, और ऊर्जा को हम किस में नापते हैं? कैलोरीज के अंदर नापते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ से क्लियर कर लें ये। दूसरी चीज़ और बताऊँ, अभी तक इस खाने के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं, आप उन सबके नाम से तो बहुत अच्छे से परिचित हैं बेटा, पर लेकिन मैं अगर जो इनसे इनकी इंटरनल पूछ लूँ आपसे कि भाई इस खाने के अंदर अंदरूनी तौर पे क्या क्या है, राइस के अंदर क्या है, चपातीस के अंदर क्या है, दही के अंदर क्या है, तो आपसे पूछूं तो सारे ब्लैंक, किसी को नहीं पता होगा। एक आध को हो सकता है थोड़ा बहुत आइडिया हो, तो नहीं पता होगा। तो आज जब हम ये लेक्चर पूरा कर लेंगे ना, तो आपको इस थाली के
डिशेस के नाम तो पता है, ये भी मैं बता दूं, पर हर डिश के अंदर क्या है और हर डिश किस तरह से हमें कैलोरीज प्रोवाइड करती है, कौन सी डिश में कितनी कैलोरीज मिलेंगी, वो सब आपको जानकारी इस चैप्टर के अंत तक हो जाएगी। तो कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से करें, तो क्योंकि लाइफ में मैंने बताया ना, जिंदगी में हर समय काम आने वाली नॉलेज है जो इस चैप्टर के अंदर है, वो हमारे लिए यूजफुल नॉलेज है। तो शुरुआत करते हैं। पहला है पोषण क्या है बेटा। पोषण क्या है? देखो, पोषण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत क्या है, दो चीजें हैं इसके अंदर। नंबर एक, कि हमारा शरीर खाने का या भोजन का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहा है, और दूसरी चीज कि खाने का इस्तेमाल करके हमारा शरीर अपने आप को स्वस्थ किस प्रकार से बना रहा है, या दूसरे शब्दों में बोलूं तो शरीर को स्वस्थ बनाने में या उसको सुचारू रूप से चलाने में भोजन की क्या भूमिका है। आपको अगर जो ये दो चीज समझनी है तो आपको पोषण विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। तो पोषण क्या एक विज्ञान है जो दो चीज के ऊपर फोकस करता है। नंबर एक, कि जो हम खाना खा रहे हैं, शरीर उसका इस्तेमाल, उस खाने का इस्तेमाल किस तरह से करेगा। दूसरी चीज, कि जो हमने खाना खाया वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में किस प्रकार से अपनी भूमिका, किस प्रकार से अपना रोल प्ले करता है। अगर जो आप इनको, इन दोनों चीजों को अच्छे से समझना है कि भाई नंबर एक चीज कि हमने खाना जो खाया उसका बॉडी उसका इस्तेमाल कैसे कर रही है, और उस खाने को इस्तेमाल करके बॉडी अपने आप को सुचारू रूप से चलाने में किस तरह से समर्थ हो पा रही है। अगर इन दोनों चीजों को आपको समझना है तो आपको पोषण विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। एक बार एक नंबर की डेफिनेशन आ गई थी। तो पोषण क्या है, एक विज्ञान है जिसकी मदद से हमें इन दो चीजों, दो फैक्टर्स के बारे में पता चल जाता है। एक बार वापस लेके आओ बेटा इस थाली के ऊपर। ये जो थाली है, ये तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रखी है। आप अपने घर की कोई भी थाली ले लो खाने की, दिल्ली का कोई आदमी, अपने दिल्ली के यहाँ के पर्सन गुजराती थाली ले लो, पंजाबी थाली ले लो, राजस्थानी थाली ले लो, कोई भी थाली उठा लेना आप, सबके अंदर 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। खाने के जो तत्व है ना, जो इस खाने के अंदर जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, बेसिकली 6 तत्व मिलेंगे आपको। 6 तत्व। खाना कोई हो, कैसा ही हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, साउथ इंडियन हो, कैसा ही हो, उनमें उन 6 तत्व के अलावा कोई 7वां तत्व आपको नजर नहीं आएगा मेजोरिटी के अंदर। तो हमारा जो खाना है, चाहे वो ये वाली थाली हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, मैंने बताया कि उसके अंदर 6 कंपोनेंट्स, 6 तत्व मिलते हैं। वो खाने के कौन से 6 तत्व हैं जिनसे हमारा भोजन बना होता है, उसके बारे में बता देता हूँ बेटा। ये वो 6 तत्व हैं जो भोजन के अंदर पाए जाते हैं। चाहे वो भोजन दिल्ली का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का, उससे कोई मतलब नहीं है। पर खाना जब भी प्लेट के अंदर आएगा, उस खाने के अंदर मेजोरिटी के अंदर ये 6 चीजें आपका खाना इन 6 चीज से मिलके बना है। मैं ये कह दूं दूसरे शब्दों में तो वो 6 चीजें कौन कौन सी है बेटा? पहली है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फैट, चौथा मिनरल्स जिसे हम हिंदी में खनिज भी बोलते हैं, पांचवा है विटामिन, और छठा है पानी। ये 6 तत्व हैं। आप कहीं पे भी उठा लो, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी थाली उठा लो, कोई भी खाने की प्लेट उठा लो, हर खाना इन 6 चीजों से मिलकर के बना होगा। ये तो हो सकता है कि राजस्थानी थाली के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, पंजाबी थाली के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा हो, ये तो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की चीज़ खा रहे हो। पर लेकिन ये कन्फर्म है, इन 6 के अलावा कोई 7वीं चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। आप कहीं पे भी थाली कहीं की भी थाली उठा करके तो देख लीजिए। तो मैं दूसरे शब्दों में, बड़े आसान शब्दों में कह दूं कि भोजन जो है हमारा 6 तत्वों से मिलकर बना होता है, या भोजन के अंदर 6 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा खनिज, पांचवा विटामिन और छठा मिनरल्स। तो ये है बेटा हमारे भोजन के तत्व। अब आगे जब हम चलेंगे ना तो क्या करा है मैं बता देता हूँ। इन 6 तत्वों के ना 2 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप तो ऐसा जिसमें हमने ऐसे तत्वों को रखा जिनकी हमें डेली रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यानी कि जो हमारे खाने के अंदर जिनकी क्वांटिटी ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी। दूसरा ग्रुप वो बनाया जिसके अंदर ऐसे भोजन के तत्व होंगे जिनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, जो खाने के अंदर जो नजर आएंगे आपको,
कम मात्रा के अंदर नजर आएंगे, परंतु नजर जरूर आएंगे वो भी, है ना। तो दो ग्रुप बना दिए बेटा, एक ऐसा जिसको अधिक मात्रा में चाहिए, एक ऐसा जो हमारे भोजन के अंदर सूक्ष्म मात्रा के अंदर दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं। तो भोजन के दो ग्रुप बनाए, दो ग्रुप के नाम रख दिए, मैक्रो फूड एलिमेंट्स और माइक्रो फूड एलिमेंट्स। मैक्रो भोजन के तत्व और माइक्रो भोजन के तत्व। मैक्रो का मतलब होता है बड़ी क्वांटिटी में, जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो। माइक्रो का मतलब छोटी, यानी कि भोजन के ऐसे तत्व जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उन्हें बोलते हैं मैक्रो फूड एलिमेंट्स, मैक्रो भोजन के तत्व। और जिनकी हमें भोजन के अंदर कम मात्रा में चाहिए उनको हम बोलते हैं माइक्रो फूड एलिमेंट्स। आगे चलते हैं बेटा। अब मैक्रो फूड एलिमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से भोजन के तत्व आते हैं और माइक्रो में कौन कौन से आते हैं एक बार बता देता हूँ। मैक्रो के अंदर आएंगे, मैक्रो का मतलब जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और माइक्रो के अंदर आएंगे, माइक्रो के अंदर आएंगे माइक्रो के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स और पानी। मिनरल्स, विटामिन्स और पानी, ये माइक्रो के अंदर आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैक्रो के जो है ना, मैक्रो के जो हमारे तीन हैं, जो हमारे तीन भोजन के तत्व हैं, इनको एक एक करके पकड़ते हैं और एक एक करके इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैक्रो फूड एलिमेंट से हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहला जो मैक्रो का जो फूड एलिमेंट है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या, कि भाई कार्बोहाइड्रेट है क्या, मैं बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में हम पढ़ेंगे क्या क्या। नंबर एक चीज, कार्बोहाइड्रेट है क्या, इससे हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, ये हमें कितना डेली खाना चाहिए। भाई कार्बोहाइड्रेट है क्या, है क्या मतलब ये, इसका मतलब केमिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका, कार्बोहाइड्रेट का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में होना चाहिए, है ना, और कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। 4-5 चीज है जो आपने समझनी है। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहा हूं कार्बोहाइड्रेट से, कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, डेली कितना चाहिए, है ना, डेली कितना चाहिए, और इसका कार्य क्या है ना। तो ये इसके बारे में, और कितनी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। चलो इसको एक बार डिटेल के अंदर पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट का, आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट उठा लो, कार्बोहाइड्रेट होता किन किन चीज़ों में भी आगे जाके बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट का कोई भी सोर्स उठाओ, उसमें से उसका एक मॉलिक्यूल उठा लो, मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल का जब हम केमिकल टेस्टिंग कराएंगे ना, तो उसके हर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के एटम्स, हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स हमें नजर आएंगे। तो पहली चीज तो बात निकल के आई कि कार्बोहाइड्रेट का कोई भी आप मॉलिक्यूल उठा लो, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स किसी, जिस चीज में जो चीज कार्बोहाइड्रेट की बनी है, अगर आप उसका एक मॉलिक्यूल निकालेंगे तो उसके हर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के एटम्स मिलेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे और ऑक्सीजन के एटम्स देखने के लिए मिलेंगे। पहली चीज तो ये क्लियर हुई। दूसरी चीज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से बेटा लगभग आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है ना, 4 कैलोरीज मिलती हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। अगर जो आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपके शरीर को 4 कैलोरीज मिल जाएंगी। अगला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। मैंने बताया था ना 3-4 चीजें हैं। पहली चीज थी इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा, वो बता दिया मैंने। दूसरा क्या है, 1 ग्राम से कितनी मिलती है, 4 कैलोरीज मिलती है। तीसरा चीज बताया था भाई, इसका मेन कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा उपलब्ध कराना। आपने खाया, खाते ही आपको एनर्जी मिलेगी तो आप अपना काम करोगे। तो इसका मेन कार्य है शरीर को ऊर्जा उपलब्ध करवाना। अब कार्बोहाइड्रेट देखो बेटा होता किन किन चीज पे, अनाज, अनाज का मतलब समझते हो, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये सब अनाज के अंदर ही आते हैं, है ना। चीनी में होता है, आलू के अंदर होता है, शकरकंदी के अंदर होता है, शहद के अंदर, और भी ढेरों इसके वो हैं एग्जाम्पल जो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर
प्रचुर मात्रा, जिन सोर्सेज के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है। एक पॉइंट इसमें अभी हमने अब डिस्कस नहीं, उसे मैंने छोड़ दिया था। पॉइंट नंबर 2 जो है कि हमारी प्लेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट होना कितना चाहिए, ये मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। मैंने आपसे भी एक पहली चीज़ डिस्कस की, केमिकल नेम क्या कार्बोहाइड्रेट का। मैंने बताया कि उसके हर मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरी चीज़ मैंने बताई कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर जो आप खाते हो तो आपको 4 कैलोरीज मिल जाएंगी। तीसरी चीज़ मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य है शरीर को ऊर्जा उपलब्ध करवाना। चौथी चीज़ मैंने बताई आपको कि कार्बोहाइड्रेट मिलता किन किन चीज़ से, आलू से, अनाज से, आलू शकरकंदी से, शहद से, इन सब चीज़ों से, चीनी से, इन सब चीज़ से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की कि हमारी जो थाली होगी, जो हमारी जो खाने की जो प्लेट है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट रखें हम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ समझने की है कि मेरी प्लेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मेरी प्लेट के अंदर और आपकी प्लेट के अंदर सेम कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? ये तो भाई बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। हर आदमी की प्लेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की अगर जो आप मात्रा देखोगे तो अलग नजर आएगी आपको, मेरी में अलग, आपकी में अलग। परंतु एक रूल है, थंब रूल, जो सब जगह फिट बैठता है। वो रूल क्या कहता है? वो रूल सुनो। उस रूल को बताने से पहले मैं एक चीज डिस्कस कर लूं कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के, अपना जो नॉर्मल जो लाइफ रूटीन है उसे जीने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए। देखो, मैं कोई भी काम कर लूं, इवन मैं सो भी रहा हूं ना, सोने पे मैं तो सो गया, मेरा शरीर तो नहीं चल रहा। किडनी को काम करना पड़ रहा है, लंग्स को काम करना पड़ रहा है, हार्ट को काम करना पड़ रहा है, और जो हमारे अंदर बॉडी के जो बहुत सारे जो मेटाबॉलिक जो जो रिएक्शंस है वो भी घटित हो रहे हैं। शरीर का जो काम, जो वर्किंग है, वो प्रोसेसिंग चल ही रही है लगातार उसके लिए। यानी कि जब आप सो रहे हो ना, तो भी कैलोरीज आपकी चाहिए ही चाहिए आपको। बिना कैलोरीज के, बिना ऊर्जा के आपका शरीर काम करने वाला नहीं है, ये तो बात पक्की है। अब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। एक दिन के अंदर मुझे चाहिए, सपोज करो, अपना काम करने के लिए 2000 कैलोरीज। हो सकता है आपको 1500 चाहिए, हो सकता तीसरे आदमी को देखोगे तो उसको 1600 चाहिए हो। यानी कि ये जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है ना पर डे की, ये बेटा सबकी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी की एक जैसी होगी, सबकी वेरिएशन होती है, थोड़ा बहुत अलग मिलेगी। अब इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा मन में कि मेरे को एक दिन में कितनी ऊर्जा चाहिए, मैं इसे कैलकुलेट कैसे करूं? इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी इसी चैप्टर के अंदर है। अभी आप इसे यहीं पे रोक देते हैं कि भाई मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, अगर मुझे एक दिन के अंदर, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी हमने कैलकुलेट करना नहीं सीखा, मैंने बताया कैलकुलेट करना मैं आगे सिखाऊंगा। एक दिन के अंदर अगर जो मुझे 2000 कैलोरीज चाहिए, तो साहब नियम क्या कहता है कि प्रतिदिन आपको जितनी कैलोरीज चाहिए, एक दिन में जितनी आपको कैलोरीज चाहिए, उसका आप 55 से 60% आपको कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज से मिलना चाहिए। नियम ये कहता है 2000 कैलोरीज मेरे को एक दिन में चाहिए, तो 2000 का 55% कितना हुआ? 1100। 2000 का 60% कितना हुआ? 1200। तो 1100 से लेकर 1200 कैलोरीज के बीच में मुझे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज से मिलनी चाहिए। ये नियम इस तरह से काम करता है। तो मैं दोबारा बोलता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की जब हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा, हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ऊर्जा जो होगी हमारी, वो कितना होगी हमारी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट का? 55 से 60% तक। यानी कि एक आदमी को अगर जो दिन में, अगर जो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो राम है, राम को एक दिन के अंदर 3000 कैलोरीज चाहिए, 3000 कैलोरीज चाहिए, तो उसे कार्बोहाइड्रेट्स से मिलने वाली ऊर्जा कितनी होगी सुबह? तो मैं दूसरे शब्दों में बोलूं कि उसकी थाली में कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, तो उसकी थाली के अंदर कार्बोहाइड्रेट हम उतना रखेंगे, है ना, कितना
डेली कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए? 3000 कैलोरी चाहिए। 3000 का 55% निकालो। 3000 का 55% हो गया 5 तिये 15 और 5 तिये 15, 60% हो गए। 3000 का 1800 और 55% हो गया 1650। तो 1650 से और 55 3 5 15 और 5 3 15, हाँ 1650 से लेकर के 1800 कैलोरीज के बीच में आपको कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज से मिलनी चाहिए। तो मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो मैं इस व्यक्ति की राम की थाली के अंदर कार्बोहाइड्रेट के उतने सोर्सेज रखूंगा जिसको खाने से उसे 1650 से लेकर के 1800 कैलोरीज तक मिल जाए। ना कम रखूंगा ना ज्यादा रखूंगा, ये नियम है। ठीक है, तो ये हमने ये बात की कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके का होता है बेटा? 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं साधारण कार्बोहाइड्रेट, एक को बोलते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब साधारण कार्बोहाइड्रेट्स, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में अंतर क्या है भाई? साधारण कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट में अंतर क्या है? अब इसको भी समझना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं, वहां से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखो साधारण कार्बोहाइड्रेट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि साधारण कार्बोहाइड्रेट जितने भी होंगे आपने खाया और तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी के नाम से भी हम इनको जानते हैं। इंस्टेंट का मतलब तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाली। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो खाना खाते तुरंत ऊर्जा प्रदान करें वो साधारण कार्बोहाइड्रेट। और जटिल किन्हें बोलेंगे? जो खाना खाने के बाद ऊर्जा तो प्रोवाइड करेंगे आपको पर धीरे धीरे करें। एक ऐसे खाया तुरंत ऊर्जा, एक खाया और धीरे धीरे करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। जो धीरे धीरे करके ऊर्जा प्रदान करते हैं वो हो गए जटिल। जो खाना खाते तुरंत ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं वो हो गए साधारण कार्बोहाइड्रेट। अब ये साधारण कार्बोहाइड्रेट भी 2 तरह के हैं। एक को बोलते हैं मोनोसेचराइड, एक को बोलते हैं डाइसेचराइड। मोनोसेचराइड और डाइसेचराइड में क्या अंतर है? मोनोसेचराइड, मोनो का मतलब समझते हो? एक, डाई का मतलब 2। मोनोसेचुराइड में आप मोनोसेचुराइड्स कार्बोहाइड्रेट अगर जो आप देखोगे तो उनका अगर जो आप एक क्या नाम है, अगर जो आप उनका कोई भी एक मॉलिक्यूल उठाओगे तो आप देखोगे उसका हर मॉलिक्यूल एक शुगर की यूनिट का बना हुआ है। उसके हर पार्ट के अंदर एक शुगर यूनिट है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि उसके अंदर पूरे उस कार्बोहाइड्रेट का, कहीं से भी आप उठा के उसकी केमिकल टेस्टिंग करा लो कि उसका जो उसके अंदर जो है 2 शुगर की यूनिट, कहीं पे भी 2 शुगर की यूनिट आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। मोनोसेचुराइड की पहचान बता रहा हूँ। मोनोसेचुराइड का कोई भी एक कण उठा लो, कोई भी एक पार्ट उठा लो और उसकी आप केमिकल टेस्टिंग करा लो, कहीं से भी उठा लो, तो मोनोसेचुराइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आप जोन सा भी पार्ट की आप केमिकल टेस्टिंग करो उसके हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसके अंदर एक शुगर की यूनिट है। कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे एक से ज्यादा शुगर की यूनिट आपस में एक दूसरे से जुड़ रही हो। डाइसैचराइड्स में क्या मिलेगा? डाइसैचराइड्स का आप कोई भी पार्ट उठाओगे, डाइसैचराइड कार्बोहाइड्रेट्स का कोई भी एक हिस्सा उठा लो, उसके अंदर आप देखोगे 2 शुगर की यूनिट आपस में जुड़ी हुई नजर आएंगी, अटैच नजर आएंगी। वहाँ पे कोई भी पार्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे सिंगल शुगर की यूनिट आपको नजर आए, नहीं। वहाँ पे आपको 2 यूनिट इकट्ठी जुड़ी हुई अवस्था के अंदर नजर आएंगी। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना चाहें तो मैंने यहाँ पे डाला है। मोनोसेचुराइड्स क्या है बेटा? जैसे कि मैंने बताया था भी कि इसमें एक ही यूनिट मिलेगी आपको, शुगर की एक यूनिट मिलेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ग्लूकोज किससे मिलता है? शहद में, सब्जियों में, फलों में पाया जाता है। फ्रक्टोज किस में मिलता है? शहद में, कीवी में, सब्जियों में। अब ये क्या है? मोनोसेचुराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। मोनोसेचुराइड्स भी 3 तरह का हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज, है ना, सॉरी ग्लैक्टोज, सुक्रोज नहीं, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ये क्या है? तीनों के तीनों मोनोसेचुरेट्स हैं। आप इनमें से
इनका जो केमिकल जो सूत्र है वो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, C6H12O6। पर इसके अंदर इन तीनों में फर्क क्या है, ग्लूकोज उठा लो, फ्रक्टोज उठा लो, चाहे ग्लैक्टोज उठा लो, तीनों का जो सूत्र है वो ये सेम ही है, C6H12O6। पर इसमें देखोगे ना आप, तो इसके जो एटम्स का जो आपस में एक दूसरे से अटैच होना है वो ग्लूकोज में कुछ और तरीके से है, फ्रक्टोज में कुछ और तरीके से, और ग्लैक्टोज में कुछ और तरीके से है। पर सूत्र इनका यही है, C6H12O6। और इन सभी के अंदर केवल और केवल एक शुगर की यूनिट आपको देखने के लिए मिलेगी। आगे चलते हैं। डाइसैचराइड्स की बात करें, डाइसैचराइड्स का मतलब दो, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें दो शुगर की यूनिट इकट्ठी ज्वाइंट आपको देखने के लिए मिलेगी। ये कितने तरीके के होते हैं, ये भी तीन तरीके के होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। मैंने यहाँ पे दिखाया माल्टोज के अंदर दो ग्लूकोज की जो यूनिट आपस में जुड़ी हुई रहती है। किस चीज से मिलता है, अंकुरित अनाज से मिलेगा, बियर से मिलेगा, शराब के अंदर देखने के लिए मिलेगा माल्टोज नाम का जो ये डाइसैचराइड्स है। सुक्रोज किस चीज में मिलेगा बेटा, सुक्रोज बना कैसे होता है, एक ग्लूकोज की यूनिट होगी और दूसरी फ्रक्टोज की, ये दोनों आपस में अटैच्ड आपको नजर आएंगी। तो जो ये सुक्रोज है, सुक्रोज के अंदर भी सुक्रोज किन किन चीज़ों में मिलता है, फलों में मिलेगा, शकरकंदी में मिलता है, सब्जियों में मिलता है, शहद में मिलता है, चीनी में मिलता है, गन्ने में मिलता है, ये सुक्रोज के सोर्सेज है। लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज, एक ग्लूकोज की यूनिट होगी और एक ग्लैक्टोज, ये दोनों आपस में अटैच हुई आपको नजर आएंगे। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिल जाता है, क्या बन जाएगा, लैक्टोज बन जाता है, जो डाइसैचराइड्स हो जाता है। और ये किस चीज में मिलता है, जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर, सबके अंदर लैक्टोज नाम का ये जो डाइसैचराइड्स कार्बोहाइड्रेट है ये पाया जाता है। अब तो भाई ये तो बड़ा सर, ये तो बहुत सारी चीजें आपने, जो मेरे जो आर्ट्स के बच्चे हैं, साइंस वालों को तो ये अच्छे से समझ में आ रही होगी, पर जो मेरे आर्ट्स के बच्चे हैं वो थोड़ा सा घूमना शुरू कि सर ये तो इतने वैसे वैसे नाम है उल्टे सीधे, ये कैसे याद करेंगे। आसान कर देता हूँ, वापस चलते हैं। यहाँ से शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था। कार्बोहाइड्रेट्स, क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी यूनिट मिलती है, कैलोरीज मिलती हैं, 4। इसका मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। ये कौन कौन सी चीज़ों में मिलता है, अनाज में मिलता है, चीनी मिलता है, शकरकंदी मिलता है, ये सारी चीज़ पता लग गई। और कितना कार्बोहाइड्रेट हमें हमारी थाली के अंदर होना चाहिए, तो हमारी थाली के अंदर उतना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए जो हमारी दैनिक ऊर्जा, जितनी भी हमें ऊर्जा चाहिए उसका 55 से 60% प्रोवाइड कर दे। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में जनरल जानकारी। कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके के, दो तरीके के, साधारण कार्बोहाइड्रेट, जटिल साधारण कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे करके ऊर्जा प्रदान करता है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं भाई, नहीं होगी। अब साधारण कार्बोहाइड्रेट कितनी तरीके का है, सिर्फ आपको इनके नाम याद रख लो, मोनोसैचुराइड्स और डाइसैचुराइड्स। मोनोसैचुराइड्स में, मोनो का मतलब एक शुगर यूनिट देखने के लिए मिलेगी, डाइसैचुराइड्स में दो शुगर यूनिट्स आपस में अटैच्ड रहती हैं। ये थे साधारण कार्बोहाइड्रेट। अगर आप इतना भी यहां तक भी याद कर लोगे बच्चों तो भी ठीक है, चलेगा। और जिनको और अच्छे से अच्छे नंबर और ज़्यादा लाने की तमन्ना है वो इसे भी, इनको अच्छे से इन्हें भी डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोसैचुराइड्स कितने तरीके का है, इनके नाम याद कर लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, है ना, और ये इन कौन कौन सी चीज़ों से मिलता है। डाइसैचुराइड्स के इनके नाम याद कर लो, कितने तरीके का, 3 तरह का, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, है ना, किन किन चीज़ों से मिलता है, ये भी याद कर लो तो वेल एंड गुड, वेरी गुड, है ना। तो हमने मोनोसैचुराइड्स और डाइसैचुराइड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जटिल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, जो धीरे धीरे करके हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होगा, 2 से ज्यादा शुगर की यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई नजर आएंगी। ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर जो आप इसका कोई भी एक मॉलिक्यूल उठाओगे तो उसमें देखने आपको 2 से ज्यादा शुगर की यूनिट्स आपस में एक दूसरे से अटैच हुई हुई मिलेगी। ये कितने तरीके का है, ये भी हमारा जो सामने आता है, ये भी 3 तरीके का है, एक स्टार्च, एक ग्लाइकोजन और एक फाइबर।
स्टार्च किस में मिलता है? बेसिकली चावल से मिलता है, अनाज से मिलता है, आलू से मिलता है, मक्का से मिलता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन क्या है? हमारे शरीर के अंदर जितना भी ग्लूकोज हम खाते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं, वो हमें क्या, वो खाना किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ग्लूकोज के अंदर। और ये ग्लूकोज अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ये ग्लूकोज किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और वो ग्लाइकोजन कहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है? हमारी मसल्स, या तो हमारी मसल्स में स्टोर होगा या हमारे लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। और फिर जब हमें जरूरत होती है तो वहां से हम उसका इस्तेमाल करके अपनी एक्टिविटीज को पूरा कर सकते हैं। तो और तीसरा है फाइबर। फाइबर क्या है? फाइबर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, जटिल कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, जो हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करता, पर फिर भी हम इसे कार्बोहाइड्रेट में इसकी गिनती करते हैं। कारण, ये ऊर्जा तो नहीं दे रहा, पर लेकिन ये हमारे भोजन के पाचन के लिए बेहद जरूरी है ना। देखो, एक ऐसी चीज मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या थी, इसका काम क्या था? ऊर्जा प्रदान करना। फाइबर कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, परंतु डाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा रोल है इसका। यानी खुद तो ऊर्जा नहीं प्रदान कर रहा, पर दूसरों को डाइजेस्ट करके ऊर्जा प्रदान कराने में बड़ी जबरदस्त तरीके से हेल्प करता है। इसलिए हमने इसे जटिल कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में ही इसको डाला हुआ है। ठीक है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स क्या हुए बेटा? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो धीरे धीरे करके ऊर्जा प्रदान करें। 3 तरीके के हो गए। स्टार्च, स्टार्च किस में मिलता है? अनाज में मिलेगा, आलू में मिलेगा, चावल में मिलेगा, मक्का में मिलेगा, है ना, स्टार्च। ग्लाइकोजन, जो हमारे ग्लूकोज जो बॉडी के अंदर जब हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वो किस चीज़ में स्टोर हो जाता है? या तो हमारी मसल्स में स्टोर होगा या हमारे क्या नाम है, लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। तीसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट का जो मैंने जो टाइप बताया उसका नाम है फाइबर। ये हमें कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता, परंतु ये हमारे पाचन में बेहद हमारी मदद करता है। तो ये थे कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 ही तरह का है, एक साधारण, दूसरा जटिल। साधारण का काम है तुरंत ऊर्जा प्रदान करना, जटिल का काम है धीरे धीरे करके ऊर्जा प्रदान करना। साधारण 2 तरीके का है, मोनोसैचराइड और डाइसैचराइड्स। जटिल 3 तरीके का है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और फाइबर। दैट्स इट। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट। अब बात करेंगे हम प्रोटीन की। बच्चे हो ना, अभी 12th क्लास में हो, यंगस्टर्स हो, खाने के अंदर एक ऐसा ये तत्व है खाने का जो बच्चों की डाइट में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। और मजेदारी की बात बता दूं, हमारी जो इंडियंस की जो डाइट है उसके अंदर जो डेफिशिएंसी है वो इसकी भी बहुत है। प्रोटीन हमारी जो आहार है उसमें हमारी जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे जो शरीर के लिए, वो हमारी डाइट से जो रिसर्च बता रही है वो ये बता रही है कि प्रोटीन हमारे खाने से हमें पूर्णतः उपलब्ध नहीं हो पा रहा, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की। तो समझते हैं है क्या प्रोटीन। देखो बेटा, अब इसमें ना मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं पीपीटी में। अब ये जरूरी नहीं कि मैं पहला पॉइंट ऊपर का डिस्कस कर लूँ, कि मैं सीक्वेंस वाइज डिस्कस करूँ, ऐसा नहीं है, मैं वैसे ही डिस्कस करूँगा। पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट का हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? केमिकल स्ट्रक्चर, है ना। तो इसका देख लेते हैं। इसका अगर मैं एक मॉलिक्यूल उठाऊं प्रोटीन का, तो उसके अंदर मुझे क्या क्या कौन कौन से एटम देखने मिलते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और तीसरा होगा नाइट्रोजन। ठीक है ना। तो 3 तरह के एटम हमें इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट में हमें 3 मिले थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हैं वो तीनों, पर यहाँ पे एक और एटम ऐड हो गया जिसका नाम है नाइट्रोजन। तो प्रोटीन के एक मॉलिक्यूल से हमें कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला और नाइट्रोजन भी मिला। अब 1 ग्राम प्रोटीन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? दूसरा क्वेश्चन, 4 कैलोरीज। कार्बोहाइड्रेट से भी 4 ही मिली थी, प्रोटीन से भी 4 ही मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा उठता कि प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है मांसपेशियों का निर्माण करना,
और जो मांसपेशियों के जो टूटे हुए टिश्यू तक हैं, जो एक्सरसाइज के दौरान जो ब्रेक हो जाते हैं, उनको उनकी मरम्मत करना, ये प्रोटीन का कार्य है बेटा। प्रोटीन बड़ी जरूरत है, जैसे मैं तो मसल्स को डेवलप करने में प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए जरूरी है। अगर प्रोटीन अगर अगर प्रोटीन नहीं होगी डाइट के अंदर तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमारी मांसपेशियों का जो निर्माण है, जो हमारी ग्रोथ है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ प्रोटीन जरूर होनी चाहिए। अब प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से हैं भाई, ये भी देख लेते हैं एक बार। प्रोटीन हमें मिलता किस किस चीज़ है? प्रोटीन का सबसे जबरदस्त रिच सोर्स क्या है? दालें। दालों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन है, दाल जरूर खानी चाहिए। मछली में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, अंडे में प्रोटीन है, लोबिया, एक राजमा में भी प्रोटीन होता है, राजमा की तरह का एक लोबिया आता है, लोबिया, हो सकता है बहुत सारे बच्चे उससे परिचित भी हों, कुछ नहीं हो, तो लोबिया जो है वो भी बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन है। तो ये जितने भी सोर्सेज हैं ये प्रोटीन वाले हैं। अगर मैं अपने जो इंडियन ट्रेडिशनल जो हमारे जो खाने की जो आदतें हैं, अगर जो मैं हम उसे अगर जो एक बार उठा करके देखें, तो हमारे खाने के अंदर जो आप देखना मेजोरिटी के अंदर भारत में क्या होता है, रात को सोने से पहले माँ बाप अपने बच्चों को दूध जरूर देते, कहते बेटा दूध पी ले। कारण उसका, क्योंकि दूध के अंदर भी ना प्रोटीन बड़ी रिच क्वांटिटी के अंदर है। अब जब प्रोटीन बॉडी को रात को, क्योंकि जब भी बच्चों जब भी ग्रोथ होती है ना हमारी शरीर की, वो रात के टाइम ही होती है बेटा, क्योंकि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो रात के टाइम ही रिलीज होता है। और जब प्रोटीन प्रचुर मात्रा के अंदर बॉडी के अंदर अवेलेबल होगा तो बॉडी की ग्रोथ में वो सहायता करता है। इसलिए रात को दूध अगर जो आप पी रहे हो तो ये बहुत अच्छी हैबिट है, जरूर पीनी चाहिए, जरूर पीना चाहिए। तो ये प्रोटीन के बारे में। अब प्रोटीन की भी एक चीज रह गई कि मेरी थाली के अंदर प्रोटीन कितना हो, या प्रोटीन के सोर्सेस कितने मैं अपनी थाली के अंदर लूं। अब यहाँ पे भी जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का हमने कैसे नियम क्या था कि एक दिन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का नियम यह था कि एक दिन के अंदर जितनी आपको कैलोरीज चाहिए उसका 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए था, है ना। यहाँ पे भी उसी बिल्कुल एकदम फ्लो के अंदर एक दिन के अंदर जितनी आपको कैलोरीज चाहिए उसका 10 से 15% तक प्रोटीन के सोर्सेस से मिलना चाहिए। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो मेरी थाली के अंदर प्रोटीन के सोर्सेज जितने भी, चाहे वो लोबिया हो, चाहे मछली हो, चाहे दूध हो, चाहे अंडा हो, वो कितने होने चाहिए? वो इतने होने चाहिए कि उनसे मिलने वाली ऊर्जा जितनी मुझे एक दिन के अंदर ऊर्जा चाहिए उसका 10 से 15% मुझे दे दे। ठीक है ना। अगर 2000 मेरे को एक दिन के अंदर कैलोरीज चाहिए तो 2000 का 10% कितना हुआ? 200। 15% कितना हुआ? 300। यानी कि 200 से 300 कैलोरीज तक मुझे प्रोटीन के सोर्सेज से मिलनी चाहिए। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरी थाली के अंदर कितने प्रोटीन के सोर्स होंगे? इतने होंगे, उनकी मात्रा इतनी होगी कि वो जो मुझे 200 से 300 कैलोरीज प्रोवाइड कर दे। ठीक है। तो ये था प्रोटीन का नियम कि हमारी थाली के अंदर प्रोटीन कितना होना चाहिए। अब प्रोटीन में बेटा दो तरीके का होता है, एक आवश्यक प्रोटीन और एक अनावश्यक प्रोटीन। हमारे शरीर को 20 तरह के प्रोटीन, जिन्हें हम एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, उनकी जरूरत होती है। 20 तरह के प्रोटीन्स की जरूरत होती है। 20 तरह के प्रोटीन्स हमारे शरीर को सुचारू रूप से, अच्छे तरीके से, स्वस्थ रूप से चलाने के लिए चाहिए, जिनमें से 11 तो ऐसे हैं बेटा जिन्हें हमारी बॉडी खुद तैयार कर लेती है, और 9 ऐसे हैं जिन्हें हमारी बॉडी तैयार नहीं कर पाती। जिन्हें तैयार नहीं कर पाती वो हमें आहार के थ्रू मिल जाने चाहिए। तो आवश्यक प्रोटीन क्या हो गए? ऐसे प्रोटीन जो हमें जो बॉडी हमारी स्वयं उन्हें तैयार नहीं करती, बल्कि हमें आहार के थ्रू लेने पड़ते हैं। इस तरह के प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? आवश्यक प्रोटीन। इनकी ये कितने तरह के होते हैं? 9 तरीके के।
अनावश्यक प्रोटीन कौन से? जिन्हें हमारा शरीर स्वयं तैयार कर लेता है। इस तरह के प्रोटीन को हमें आहार से लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इनकी संख्या कितनी है? 11 तरीके के होते हैं। तो ये थी प्रोटीन से जुड़ी कुछ बातें। प्रोटीन को अगर जो आपने डिटेल के अंदर पढ़ना है तो यहाँ क्या नाम है, इतना ही सफिशिएंट है। डिटेल के अंदर मैंने भी डाला नहीं है इसके अंदर, बाकी पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत कुछ है। बाकी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बहुत है। आगे चलते हैं। अब आ जाओ फैट। बड़ी दुनिया परेशान है भाई इससे। जब ये एक्सेस हो जाता है ना तो बड़े बड़े लोग मैंने देखे एक्सपर्ट रखते हुए इस फैट को नियंत्रण में लाने के चक्कर में कि बॉडी में जो हमारा जो फैट का जो लेवल है वो ठीक रहे। आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ चैप्टर के अंदर है वो भी। समझते हैं कि फैट है क्या। फैट वसा, जिसे हम चर्बी बोलते हैं हिंदी में, है ना। ये चर्बी है क्या, किस चीज़ की बनी हुई है, क्या केमिकल में, कितनी ऊर्जा मिलती है, कौन कौन से सोर्सेज से मिलती है, क्या हमारे शरीर में हमारे खाने में होनी चाहिए, क्या हमारे खाने में होनी चाहिए, या ऐसे में बिल्कुल हटा सकता हूँ? क्योंकि जब है ना चर्बी से तो हम मोटे होने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला वही अपना भाई, इसका एक मॉलिक्यूल उठाओगे तो उसके अंदर कितने आइटम्स आपको नजर आएंगे। अगर आप इसका फैट का एक मॉलिक्यूल उठाओगे तो उसके अंदर भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स नजर आएंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो हमें कार्बोहाइड्रेट में भी यही तीन ही नजर आ रहे थे, पर फर्क है यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन के जो एटम्स की जो संख्या है वो कार्बोहाइड्रेट से आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो फैट के अंदर भी तीन, इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन के एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या कार्बोहाइड्रेट्स के एटम से ज़्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन, 1 ग्राम फैट से हमें कितनी कैलोरीज मिलती है? 1 ग्राम फैट से हमें लगभग 9 कैलोरीज मिलती है बेटा, 9 कैलोरीज के आसपास मिलती है। अच्छा, अब देख लो कितनी ज़्यादा कैलोरीज हैं। कार्बोहाइड्रेट से भी 4 मिली थी, प्रोटीन से भी 4 मिली, फैट से मिल गई 9। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो कैलोरीज अंदर ज़्यादा जाएंगी, ज़्यादा कैलोरीज जाओगे, ये ज़्यादा कैलोरीज जाएंगी तो अगर आपने उनको यूटिलाइज नहीं किया तो क्या होगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी और शरीर में डिपॉजिट हो जाएंगे, आप मोटे हो जाओगे। तो इसलिए कैलोरीज का जो इनटेक है वो बैलेंस रहना चाहिए, उसे डिस्कस करेंगे आगे। तो 1 ग्राम फैट से हमें कितनी कैलोरीज मिल रही है? 9 कैलोरीज। अब फैट का काम क्या है? फैट का काम क्या है? जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का काम बताया था, ऊर्जा उपलब्ध कराना। प्रोटीन का काम बताया हमने, शरीर के जितने भी मांसपेशियों के जितने भी टूटे हुए ऊतक हैं उनकी रिपेयर करना और मांसपेशियों का निर्माण करना। ऐसे क्या हमारे फैट का भी कुछ काम है? जी सरकार, फैट का भी काम है। सबसे पहला काम है फैट का काम है, देखो फैट जब भी हमारे शरीर के अंदर, आपने देखो हर जगह डिपॉजिट है, यहाँ पे भी है, चेस्ट में भी है, पीछे भी है। इसका सबसे बड़ा काम क्या है? जितने भी हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। अगर ये नहीं होगा, आप अगर चेस्ट के ऊपर घूसा मारोगे या कोई आघात करते हो तो पहले वो फैट की जो लेयर है उसमें जाके टकराएगा, उसके बाद वो अंदर तक उसका इम्पैक्ट जाएगा। तो सबसे पहला काम है इसका, जो आंतरिक अंग है उनको प्रोटेक्ट करना। दूसरा काम है शरीर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर उसको मेंटेन रखना। अगर फैट कम हो जाए बॉडी के ऊपर तो देखना आप ठंड ज़्यादा लगने लगती है, ठंड। तो टेम्परेचर रेगुलेट करने का, टेम्परेचर रेगुलेट करने का क्या नाम है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करता है फैट की जो लेयर है। ऊर्जा का तो अच्छा सोर्स है ही, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि 9 कैलोरीज मिलती हैं 1 ग्राम से, तो ऊर्जा तो प्रदान करता ही है। और फैट की एब्सेंस के अंदर अगर हमारे शरीर पे फैट, आउटर लेयर पे फैट की मात्रा कम हो जाए तो स्किन की प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाती है, या जिसे हम त्वचा रोग कहते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो फैट भी जरूरी है साहब, आप इसे अपनी डाइट से हटा नहीं सकते हो, बिल्कुल नहीं हटा सकते। आप कहोगे मैं इसे बिल्कुल हटा दूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब फैट मिलता है किन किन चीज़ों से?
तेल से मिलेगा, घी से मिलेगा, बादाम से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, जिस भी चीज़ में चिकनाई है, मोटी सी बात समझ लो, जिसमें भी चिकनाई है उन सब में फैट है। चीज़ में ले लो, बादाम में ले लो, घी में ले लो, है ना, सब में फैट है। अब फिर दोबारा वही लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा था, प्रोटीन का देखा था, फैट खा गया, कि भाई मेरी थाली में फैट हो कितना। तो इसके लिए भी वही है कि जितनी आपको एक दिन के अंदर कैलोरीज चाहिए उसका 20 से 35% तक, 35 तक, यहाँ 30 लिखा हुआ है, 35 तक भी आप ले सकते हो, 20 से 35% तक फैट के सोर्सेस से आना चाहिए। या दूसरे शब्दों में बोलूं तो मेरी थाली के अंदर मैं फैट के उतने ही सोर्सेज रखूंगा कि उतने ही सोर्सेज अपनी थाली में रखूंगा कि जो उनसे मिलने वाली ऊर्जा, उन सोर्सेज से जो मिलने वाली ऊर्जा है वो मेरी कुल दैनिक ऊर्जा का 20 से 35% तक मुझे दे दे। एग्जाम्पल ले लो, अगर जो मेरे को 2000 कैलोरी चाहिए तो 2000 का 20% कितना हुआ, 400, और 2000 का 35% कितना हुआ, 700। यानी कि 400 से 700 कैलोरीज तक मुझे फैट के सोर्सेज से मिलनी चाहिए। ये नियम ये कहता है। तो ये थे आपके फैट। फैट कितने तरह का होता है, फैट को देख लेते हैं। फैट भी दो प्रकार का होता है बेटा, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। अब फर्क क्या है भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के अंदर? बड़ा छोटा सा फर्क। मैंने क्या बताया था, फैट के अंदर कौन कौन से 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। अब सैचुरेटेड फैट में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नजर आएगा आपको, कहीं पे भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नजर नहीं आएगा। तो ऐसे फैट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड फैट। यानी कि अगर कोई इस तरह का फैट का सोर्स है जिसके अगर जो आप टेस्टिंग करा रहे हो और आप देख रहे हो कि वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड आ रहा है वो सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरह के फैट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। ज्यादातर ऐसे जो फैट होंगे ना बेटा, वो तरल अवस्था में नहीं पाए जाते, लिक्विड फॉर्म में नहीं पाए जाते, ठोस मिलेंगे आपको, जमी हुई अवस्था में मिलेंगे। आपने डालडा घी देखा है, देखो जमा हुआ मिलेगा, है ना। जितनी भी जो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ज्यादातर संभावना है कि वो फैट का जो रूप है वो सैचुरेटेड फैट होगा। यहाँ इसमें एक एक्सेप्शन भी है, गोले का तेल। गोले का तेल जो है ना, वो जो खाने वाला गोले का तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सैचुरेटेड होता है, पर वो लिक्विड फॉर्म में होता है वो। तो ज़्यादातर पे है ये कि जितने सैचुरेटेड फैट जो ज़्यादातर आप देखोगे वो आपको ठोस अवस्था के अंदर मिलेंगे। अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ऊपर वाले में क्या आया था, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड था, नहीं यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। वहां सैचुरेटेड में सिंगल था, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। अगर ये जो अनसैचुरेटेड फैट है ये हमेशा आपको क्या नाम है, लिक्विड अवस्था के अंदर मिलते हैं, ज्यादातर लिक्विड तरल अवस्था के अंदर। सरसों का क्या नाम है, तेल हो गया, अनसैचुरेटेड है। जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं जो जो लिक्विड फॉर्म के अंदर है, ज़्यादातर अनसैचुरेटेड के एग्जाम्पल्स हैं। अब अनसैचुरेटेड फैट जो है, अनसैचुरेटेड फैट ये देखो दो तरह का ना, पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड देखो, सैचुरेटेड का तो कोई टाइप्स है नहीं, अनसैचुरेटेड भी दो तरह का है। एक का नाम है मोनो अनसैचुरेटेड, दूसरे का नाम पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो का मतलब एक, अगर एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में तो मोनो अनसैचुरेटेड हो गया, एक से ज्यादा मिल रहे हैं तो पॉली अनसैचुरेटेड हो गया। डेफिनेशन बड़ी आसान है भाई। इसमें क्या था, इसमें देखो, इसमें क्या था, सैचुरेटेड का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड ना होकर के डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर एक डबल बॉन्ड पाया जा रहा है तो अनसैचुरेटेड का पहला टाइप हो जाएगा मोनो अनसैचुरेटेड। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं
तो हो जाएगा पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जो मैंने यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर लिखा है। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैट की एग्जांपल्स क्या है? मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, पीली सरसों का तेल, सरसों का तेल, ये सब मोनो अनसैचुरेटेड के, यानी कि इसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर जो आपको एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड देखने के मिलते हैं, तो ऐसे फैट को हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये किस चीज़ में होता है? मछली में मिलेगा, तिल के तेल में मिलता है ना, और मेवों के अंदर मिलता है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट के ये कुछ एग्जांपल्स थे। हमें कैसा फैट ज़्यादा खाना चाहिए बेटा? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? तुम्हारे से पूछ रहा हूँ। अगर सैचुरेटेड फैट होगा तो वो जमने की टेंडेंसी होगी उसकी, अनसैचुरेटेड लिक्विड अवस्था में रहेगा। अगर लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो हमारी जो जितनी भी हमारी रक्त वाहिकाएं उनमें जमेगा नहीं, जबकि सैचुरेटेड की जमने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हमारी डाइट के अंदर हम कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट ले सकें, वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट, सॉरी। आगे चलते हैं बेटा। तो ये हमारे भोजन के मैक्रो एलिमेंट्स खत्म हो गए। मैक्रो 3 थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं माइक्रो फूड एलिमेंट्स की तरफ। माइक्रो फूड एलिमेंट्स। अब ये जो माइक्रो फूड एलिमेंट्स हैं, इनमें 3 हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और पानी है। इन्हें माइक्रो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो हमारे खाने के अंदर जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी क्वांटिटी में नहीं है जितनी की मैक्रो वाले की। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए था, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए था, फैट ज़्यादा चाहिए था। विटामिन की बात करूँ, थोड़े चाहिए भाई, कम मात्रा में। मिनरल्स चाहिए पर थोड़े चाहिए। पानी चाहिए पर इतना ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नहीं है जितना कि वो थे। ठीक है ना? तो इन्हें हम एक एक करके, जो माइक्रो फूड एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है विटामिन। विटामिन है क्या? है ना, इनकी डेफिनेशन क्या है? कार्बन के वे यौगिक हैं जिनकी अनुपस्थिति के अंदर, कार्बन के वे यौगिक हैं जिनकी उपस्थिति हमारे खाने के अंदर बड़ी सूक्ष्म मात्रा में, बहुत थोड़ी सी चाहिए हमारे खाने के अंदर, पर चाहिए, कंडीशन, रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी, पर लेकिन आप कहो जिसे आप हटा दो, थोड़ी सी है तो हटाने से तो बड़ी प्रॉब्लम भाई, हटाने से तो बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो विटामिन वे कार्बन के यौगिक हैं जो हमारे खाने के अंदर बड़ी सूक्ष्म मात्रा में जिनकी जरूरत होती है, परंतु इनकी अनुपस्थिति में हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की विसंगतियां, बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। अब विटामिन के भी 2 ग्रुप बनाए बेटा। एक ऐसे विटामिन हैं जो फैट में घुल के काम करते हैं, और दूसरे ऐसे विटामिन हैं जो पानी में घुल के काम करते हैं। अब फैट में घुल के काम करने वाले विटामिन कौन से हैं और पानी में घुल के काम करने वाले विटामिन कौन से हैं, एक बार इन्हें भी समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पकड़े वसा में घुल के काम करने वाले विटामिन कौन कौन से? 4 तरह के विटामिन है बेटा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। 4 तरह के विटामिन ऐसे हैं जो फैट में डिसॉल्व होकर काम करेंगे, और 2 तरह के विटामिन ऐसे हैं जो पानी में डिसॉल्व होकर काम करते हैं। वो कौन कौन से? विटामिन बी और विटामिन सी। अब यहाँ पे देखो ना, अब देखो फैट में घुलनशील जितने विटामिन, चाहे विटामिन ए हो, चाहे विटामिन डी हो, चाहे विटामिन ई हो, चाहे विटामिन के हो, अगर इन्हें फैट नहीं मिलेगा तो ये डिसॉल्व किस में होंगे, और अगर जो डिसॉल्व नहीं होंगे तो ये अपना काम कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ पे इनके लिए, इन 4 विटामिन के लिए काम करने के लिए भी हमें फैट जरूरी चाहिए। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? 4 हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब ये जो 4 तरह के विटामिन हैं,
हमें क्या क्या इन विटामिन के बारे में हमें 4 ही चीज पढ़नी है भाई। नंबर 1, इसका केमिकल नाम क्या है। दूसरा, एक दिन में कितना चाहिए। तीसरा, इसकी कमी से कौन सा बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और चौथा, कौन कौन से सोर्सेज से ही हमें मिलता है। हर विटामिन के बारे में 4 चीज पढ़नी है सिर्फ बस। नंबर 1, केमिकल नेम। नंबर 2, डेली रिक्वायरमेंट। नंबर 3, ये कौन सी इसकी अनुपस्थिति में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। और नंबर 4, क्या नाम है, इसके सोर्सेस क्या हैं। अब सबसे पहले ले लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है भाई, रेटिनॉल। रेटिनॉल बोलते हैं इसको। एक दिन में कितना चाहिए, 2 मिलीग्राम। इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से जितने भी दृष्टि से, विजन से रिलेटेड, जितने भी विजन से रिलेटेड आपके रोग है वो सारे के सारे विटामिन ए की कमी से होते हैं, है ना। और विटामिन ए मिलता किस चीज में, सबसे जबरदस्त प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर के अंदर। गाजर में मिलेगा, पपीते में मिलेगा, आम में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, दूध में मिलेगा। इन सब में विटामिन ए के भरपूर सोर्सेज हैं। अगर आप इन्हें खाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। दूसरे विटामिन की तरफ से विटामिन डी, एक ऐसा विटामिन जो हम भारतीयों के अंदर, अगर जो आप मेजोरिटी के अंदर टेस्ट कराओगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी निकल के आएगी जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब ये विटामिन डी का केमिकल नाम क्या है, कैल्सीफिरोल नाम है इसका। क्या नाम है, कैल्सीफिरोल। एक दिन में कितना चाहिए बेटा, 0.01 मिलीग्राम चाहिए। देखो कितना कम चाहिए, पर लेकिन चाहिए। अगर नहीं मिला तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और नहीं मिलेगा तो कैसी प्रॉब्लम करेगा, जितनी भी हड्डियों से संबंधित बीमारियां हैं वो आपको गिफ्ट दे देगा। फिर अगर जो आप इसकी डेफिशिएंसी हो गई बॉडी के अंदर, तो हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो जाएंगी, जैसे कि रिकेट्स नाम की बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी। जितनी भी हड्डियों से संबंधित बीमारी हो सब डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है जब भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अब मिलता किस चीज में, विटामिन डी का सबसे प्रचुर मात्रा में मिलता है धूप के अंदर। और हमने क्या करा अपने आप को, आज की डेट के अंदर हमने ऐसा, हमारा दिनचर्या ऐसी हो गई, इतनी खराब हो गई कि हम एसी में रहना पसंद करते पूरे दिन, हम धूप में जाना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि हमारे अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती जा रही है। तो कोशिश करो एक दिन के अंदर कम से कम 1 घंटा धूप के संपर्क में अगर जो आप आ रहे हो तो विटामिन डी की उससे पूर्ति हो जाती है। तो विटामिन डी के मुख्य सोर्सेज हैं धूप, दूध, मक्खन, मछली आदि, है ना बेटा। अगला विटामिन है विटामिन ई। भाई बहुत बढ़िया काम है इस विटामिन का भी। इसका केमिकल नेम क्या है, टोकोफिरोल। कितना चाहिए एक दिन के अंदर, 15 मिलीग्राम। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से ये करता क्या है, ये जो सेल होते हैं हमारे शरीर के, जो डिफरेंट तरीके के सेल हैं, उन सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर वाली, उसको हेल्दी रखने का काम करता है। अगर इसमें विटामिन ई की कमी हो जाए तो एक तो स्किन से रिलेटेड और एक कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके मुख्य सोर्सेज क्या हैं विटामिन ई के, हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, अंडा, साबुत अनाज, ये इसके मुख्य सोर्सेज हैं। अगर आप इन्हें खाते हो तो विटामिन ई की कमी होने की संभावना कम हो जाएगी। विटामिन ई जिन व्यक्तियों में भरपूर मात्रा में मिलता है, आप देखना कभी कभी किसी व्यक्ति की स्किन ना बड़ी ग्लो कर रही होगी और किसी की कईयों की डल मिलेगी देखने के लिए। जिनकी ग्लो करती है ना, उनके शरीर के अंदर विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलेगा। या मैं दूसरे शब्दों में कह दूं, विटामिन ई अगर जो आपके बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा में है तो आपको आपके फेस के ऊपर शाइनिंग जरूर रहेगी। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन के। इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी है बेटा, 0.07 मिलीग्राम। और इसकी कमी से होता क्या है, इसकी कमी से ना रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। अब ये रक्त का थक्का क्या बीमारी है भाई, मैं बता देता हूँ।
कहीं पे भी कट लग जाए बॉडी के अंदर तो ब्लीडिंग होनी शुरू, खून निकलना शुरू हो जाएगा। अब ये खून निकलना बंद कैसे होता है मैं बता देता हूँ। जैसे ही खून एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये विटामिन क्या कर देता है, जो उसकी जो आउटर लेयर है जो बाहर निकल रहा है वहां पे उसको जमा देती है। अब जमने से क्या होगा कि जो ब्लीडिंग अंदर से बाहर की ओर जा रही थी वो रुक जाती है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो ये खून का थक्का जमेगा नहीं और ब्लीडिंग लगातार चलती रहेगी। तो विटामिन जो ये है ई है, सॉरी के है, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा हेल्दी है। ये मिलता किस चीज़ से बेटा? पालक से मिलेगा, टमाटर से मिलेगा, बंद गोभी से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा, मछली से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, मीट से मिलेगा, फूल गोभी से मिलेगा, बहुत सारी चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। तो ये 4 विटामिन हमने डिस्कस किए। ये कैसे थे? विटामिन ए, डी, ई और के। ये चारों के चारों वसा में घुलनशील हैं, वसा में घुल करके काम करते हैं। अब अगले 2 विटामिन को देख लेते हैं जो पानी में घुल के काम करते हैं। उनके नाम है विटामिन बी और विटामिन सी। सबसे पहले हम विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी एक ऐसा विटामिन है जिसके खुद के भी टाइप्स हैं। विटामिन ए का कोई टाइप्स नहीं है, विटामिन सी का कोई टाइप्स नहीं है, विटामिन ई का कोई टाइप नहीं है, विटामिन डी का कोई टाइप नहीं है, विटामिन के का कोई टाइप नहीं है। पर एक विटामिन ऐसा है जिसके खुद के भी प्रकार हैं, वो है विटामिन बी। विटामिन बी है ना। अब विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6, B12, ये क्या है? ये विटामिन बी के टाइप्स हैं। अब ये जितने विटामिन बी के जो टाइप्स हैं ये छोटे छोटे चाहिए होंगे आपको। कोई 0.1 मिलीग्राम, कोई 2 मिलीग्राम, कोई 0 मिली, ये सब बहुत छोटे छोटे चाहिए, पर चाहिए भाई। इनकी एब्सेंस के अंदर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो विटामिन बी के बारे में बात करते हैं बेटा पहले। तो अब कई दफ़ा आप बाजार में गए होंगे, आपने देखा होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की गोली मिलती है, बी कॉम्प्लेक्स या बीकासोल के कैप्सूल। ये हैं क्या? ये वो दवाइयाँ हैं जिनमें विटामिन बी के सभी प्रकार, चाहे विटामिन B1 हो, B2 हो, B3 हो, ये सभी प्रकार के जितने भी विटामिन हो सारे के सारे उस गोली के अंदर, एक ही गोली के अंदर मिलेंगे। अगर आपने बी कॉम्प्लेक्स की गोली खा ली तो जितने भी विटामिन बी के टाइप्स हैं वो सब उससे पूर्ति हो जाती है। अब समझने की कोशिश करते हैं विटामिन बी कितने तरीके का है। विटामिन बी B1 है। B1 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन। कितनी डेली कितनी नीड है? 1.5 मिलीग्राम से 3 मिलीग्राम। मिलता किस चीज़ से? दूध से मिलेगा, अंडे से मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगा, मीट से मिलेगा, मटर से मिलेगा और टमाटर से मिलेगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की वजह से बेरी बेरी नाम का रोग है, और वो डेवलप हो जाता है। भूख कम लगेगी और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में ये जो विटामिन B1 है ये सहायक है। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं इसकी? विटामिन B1 के बेरी बेरी और भूख नहीं लगेगी। पर अगर जो ये विटामिन B1 अच्छा है शरीर में तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। विटामिन B2 की बात कर ले, इसका केमिकल नेम है बेटा राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन है ना। कितने चाहिए डेली? 1.2 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम के बीच में ये चाहिए। मिलता किस चीज़ से? दूध में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा, मीट में मिलेगा। इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? एक तो स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, हाथों में, पैरों में, है ना, और बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। तो विटामिन B2 का नाम क्या था? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 की नाम क्या है? पेंथोथेनिक एसिड। पेंथोथेनिक एसिड। पेंथोथेनिक एसिड